तो कहानी की शुरुआत होती है डेरी नाम के एक शहर से मूवी थिएटर के अंदर। थिएटर का अटेंडेंट दिखता है कि एक छोटा बच्चा मैडी चुपके से थिएटर के अंदर चला गया है। मैडी को भी ये बात पता चल जाती है कि अटेंडेंट ने उसे देख लिया है, इसीलिए मैडी थिएटर की लॉबी में जा छुपता है। और इसी टाइम वो सुनता है कि अटेंडेंट अपनी बेटी रॉनी से उसी के बारे में पूछ रहा था कि क्या तुमने मैडी को देखा। रॉनी नाम की लड़की मैडी को स्टैंड के पीछे खड़ा हुआ देख भी लेती है, मगर मैडी को बचाने के लिए अपने डैड से झूठ बोल देती है कि वो शायद दूसरी तरफ गया है। मैडी को इस बहाने से वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि मैडी अब शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर था। वो इतना आगे निकल गया था कि शहर तो उसने क्रॉस कर ही लिया था। तभी अचानक उसके पास आकर एक गाड़ी रुकती है जिसमें एक फैमिली बैठी हुई थी। गाड़ी में से लेडी मैडी से पूछती है कि क्या आपको लिफ्ट चाहिए। वो आदमी भी शायद ऐसे मैडी को सड़क पर देखकर परेशान था। वो कहता है, आओ मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के घर छोड़ देता हूँ। मैडी चुप कर पिछली सीट पर बैठ जाता है और कहता है कि मुझे अपने पेरेंट्स के घर नहीं जाना, यहाँ तक कि मुझे तो डेरी शहर में भी वापस नहीं जाना। इसके अलावा आप लोग मुझे कहीं भी ले जाएं। वो लेडी कहती है, अरे फिर तो तुम बहुत लकी हो, हम भी पोर्टलैंड जा रहे हैं, तुम्हें भी वहीं ले जाते हैं। इस टाइम मैडी उस कपल के बच्चों के दरमियान में बैठा हुआ था। यहाँ पर काफी अजीब सा माहौल था। उस कपल की बेटी अचानक से एक प्लास्टिक का डब्बा खोलती है जिसके अंदर एक लिवर था किसी जानवर का। ये देखकर मैडी का दिल खराब होता है, लेकिन अब इससे बाद जो वो लड़की करती है उन चीजों को तो मैडी बर्दाश्त भी नहीं कर पाता। वो लड़की अपनी उंगलियां उसी लीवर के अंदर स्टैब कर देती है और फिर बाहर निकाल कर खुद भी मजे से सूंघती है और मैडी को भी जबरदस्ती सूंघाने की कोशिश करती है। इन्हीं चीजों को इग्नोर करते हुए उस लड़की की मॉम अपने बेटे का स्पेलिंग टेस्ट ले रही थी, जबकि मैडी नोटिस करता है कि ये गाड़ी भी अब वापस डेरी की तरफ मुड़ रही है, ना कि पोर्टलैंड की तरफ जा रही है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और गाड़ी से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी के दरवाजे लॉक थे। वो उस आदमी को गाड़ी रोकने को भी कहता है, लेकिन जब वो आदमी बात नहीं सुनता तो खुद गाड़ी रोकने के लिए वो स्टीयरिंग को भी अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग उसे दोबारा पीछे कर बिठा देते हैं। और अब यहाँ पर वो बच्चा अजीबो गरीब चीजों के स्पेलिंग सुनाने लगता है, जिस तरह डेथ के, मर्डर के, और इन चीजों से मैडी और भी ज्यादा डर जाता है। फिर उसी टाइम हम देखते हैं कि वो औरत भी प्रेग्नेंट थी असल में, और अचानक ही उसे बहुत ही भयानक दर्द शुरू हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि उसके जिस्म को फाड़ते हुए उसके पेट के अंदर से एक बच्चा नहीं बल्कि एक बहुत ही भयानक क्रिएचर निकलती है। बज़ाहिर तो ये क्रिएचर इंसान जैसे लग रही थी, पर इंसान नहीं थी। उसके दो इंसानी सर थे, नुकीले नुकीले हाथ पांव जैसे किसी परिंदे के होते हैं, और साथ ही इस बच्चे के चमगादड़ जैसे पर भी थे, और देखने में ये बहुत ही ज्यादा भयानक था। पैदा होते ही वो उड़ना शुरू कर देता है, और जब वो औरत उसे पकड़ने की कोशिश करती है तो वो क्रिएचर भागने की कोशिश करता है और गाड़ी के पिछले शीशे से टकरा जाता है। बेचारा मैडी डर के मारे अपना पेसिफायर मुंह में डालता है और कानों पर हाथ रख लेता है। यहाँ जो सब कुछ हो रहा था उसे देखने की उसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। एकदम से सीन बदलता है और इसी गाड़ी को हम बाहर से देखते हैं। गाड़ी की विंडो का शीशा टूटता है और उसके अंदर से मैडी का पेसिफायर निकलकर बाहर गिर जाता है। वही पेसिफायर अब पानी में तैरते हुए टाइटल कार्ड के नीचे से गुजरता है और हमें सीजन का टाइटल कार्ड इट दिखाया जाता है। और फाइनली सीन यहाँ से कट हो जाता है और मेन सीजन स्टार्ट हो जाता है। अब हमें 4 महीने बाद के सीन्स दिखाए जा रहे हैं। हमें कुछ नए कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं और साथ ही डेरी का बेस दिखाया जाता है। एक लड़का फिर बाइनोकुलर से देख रहा है कि डेरी एयरफोर्स बेस पर एक जहाज उतरा है। इसी प्लेन के अंदर से हम मेजर लेरॉय और कैप्टन पॉली रोसो को निकलते हुए देखते हैं। उनको बताया जाता है कि उनकी ये एयरबेस सुवेद बेस से सिर्फ 7 घंटे की दूरी पर है, जिसका मतलब है कि ये पहली लाइन ऑफ डिफेंस है और यहाँ की हिफाजत बहुत ज्यादा जरूरी है। ये लोग यहाँ पर एक स्पेशल प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं और इनकी बातों से हमें फील होता है कि यहाँ पर कुछ तो अब नॉर्मल है। सीन कट होकर अब हमें लोकल हाई स्कूल दिखाया जाता है और वहाँ पर हमें एक बच्ची लिली को दिखाया जाता है। लिली के लिए इस स्कूल का माहौल बहुत ही ज्यादा अजीब है, क्योंकि उसे बच्चे बहुत ज्यादा बुली करते हैं। यहाँ तक कि जब वो कॉरिडोर से भी गुजरती है तो बच्चे उसे अजीब नजरों से देखते हैं। लिली अपना लॉकर खोलती है तो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे पिकल के जार्स रखे हुए हैं। उन्हीं में से एक जार को धागे के साथ उसके लॉक से बांधा गया था। लॉकर का दरवाजा खुलने पर वो जार नीचे गिर जाता है और सभी लोग उस पर बहुत ज्यादा हंसते हैं। और यहाँ पर लिली की दोस्त बाकी सब लोगों को उसे बुली करने के लिए डांटती भी है। दूसरी तरफ इस स्कूल में फिल और टैडी, जो पहले एयरबेस के ऊपर नजर रख रहे थे,
ये लोग एलियंस के बारे में बातें कर रहे होते हैं। फिल को एलियंस पर यकीन था और फिल को इस बात पर भी यकीन था कि एलियन बेस में कुछ तो गड़बड़ी चल रही है, वहाँ पर कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा। वहाँ पर ये लोग जब भी देखते हैं तो कुछ ना कुछ अब नॉर्मल फीलिंग आती है। फिल को लग रहा है कि मिलिट्री बेस वाले कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। उसे तो ये भी लग रहा था कि वर्ल्ड वॉर 3 भी होने वाली है, इसलिए उसे टेस्ट की तैयारी भी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में हमें दोबारा एयरबेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मेजर लेरॉय को उनके बहुत से जूनियर्स नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो ब्लैक कम्युनिटी से थे। तभी यहाँ पर जनरल शॉ जाते हैं और सभी जूनियर्स को उनकी गलती का एहसास दिलवाते हैं। दूसरी तरफ हमें दोबारा फिल और उसके दोस्त को दिखाया जाता है, जो अब पढ़ते पढ़ते दोबारा मैडी के बारे में बात करना शुरू हो गए थे। आज 4 महीने गुजर गए थे, लेकिन ना तो आज तक मैडी का पता चला था और ना ही पुलिस उसकी डेड बॉडी ढूंढ पाई थी। पुलिस का ये मानना था कि मैडी कहीं पर भागकर छुप चुका है। डैडी फिल से कहता है कि सब हमारी गलती थी, वो हमारी वजह से नाराज होकर घर से निकला था। उसकी मॉम ने हमें उसकी बर्थडे में जाने के लिए कैंडीज भी दी थी, पर उसके बावजूद हम उसकी बर्थडे भूल गए थे। फिल उसे कहता है, अब पुरानी बातें याद करके मैडी दोबारा जिंदा तो नहीं हो सकता ना, तो मुझे लगता है कि हमें ये टॉपिक छोड़ देना चाहिए। खैर सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में हम लिली को बाथरूम में खड़ा हुआ देखते हैं। वो अपने ब्रेसलेट के एक चार्म को दिखती है और उसे वो वक्त याद आता है जब मैडी ने उसे टॉवर के व्यूइंग डेक पर बुलाया था। वैसे तो ये जगह सदियों से खाली पड़ी थी, पर फिल, टेडी और उनके दोस्त मैडी ने इस जगह को अपना खुफिया ठिकाना बनाया हुआ था। एक दिन मैडी भी लिली को वहाँ पर लेकर गया और उसने लिली को वहाँ एक टर्टल चार्म दिया और लिली से कहा कि किसी को मत बताना कि मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया था। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि लिली अभी भी उन्हीं यादों में खोई हुई थी कि तभी उसकी मॉम आकर उसे कहते हैं कि तुम कल के लिए तैयारी कर लो, हमें तुम्हारे डैड की ग्रेव पर जाना है। लिली के डैड को मरे आज पूरा 1 साल हो गया है। लिली वहाँ नहीं जाना चाहती। तब उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम्हें बहादुर बनना होगा, सिर्फ तुम ही इस दुनिया में अकेले दुखी नहीं हो। बहुत से लोगों को बहुत बड़े बड़े दुख है, लेकिन वो अपनी लाइफ को नॉर्मल जीते हैं। लिली की मॉम के जाने के बाद लिली बाथटब भरने के लिए नल खोलती है तो अचानक उसे ड्रेन के अंदर से मैडी की आवाज सुनाई देती है। वो वही गाना गा रहा था जो इस सीजन के स्टार्ट में सुनाई दे रहा था। ये आवाज पहले तो लिली को डरा देती है, लेकिन फिर लिली को लगता है कि मैडी सीवर में फंस गया है। लिली चिल्लाती है, मैडी मैडी, और उसे घर आने को भी कहते हैं। तब मैडी जवाब में कहता है कि वो लोग मुझे घर आने नहीं दे रहे। ये सुनकर लिली कंफ्यूज हो जाती है और अचानक हम देखते हैं कि ड्रेन से कुछ खून में भरी हुई उंगलियां बाहर निकलती हैं और इस सब को देखकर लिली बहुत ज्यादा डर जाती है। सीन कट होता है और हम अगले दिन लिली को स्कूल में देखते हैं। तो अपनी फ्रेंड को ये सब कुछ बताती है कि किस तरह उसे ड्रेन में से मैडी की आवाज सुनाई दी थी और फिर उसने खून से भरी हुई उंगलियां भी देखी। उसकी फ्रेंड मार्ज को यकीन नहीं आता, पर क्योंकि वो लिली की पुरानी दोस्त थी और जानती थी कि लिली कभी झूठ नहीं बोलती, इसीलिए उसे भरोसा करना पड़ता है। इस टाइम मार्ज लिली को समझाती है कि तुम किसी और से ये बात मत शेयर करना, वरना लोग तुम्हें बेवकूफ समझेंगे। वैसे भी तुम्हारे बारे में पहले भी स्कूल में बहुत सारे रूमर्स हैं, लोग तुम्हें साइको समझते हैं। तुम समझ रही हो ना मेरी बात। इस टाइम तो लिली खामोश हो जाती है, लेकिन शाम होते ही लिली फिल और टेडी यानी मैडी के दोस्तों से उसी टॉवर के व्यूइंग डेक पर मिलती है। वो पहले मैडी के मरने के बारे में बात करते हैं और फिर लिली उन्हें कल वाला सब कुछ बता देती है, पर मर्ज की तरह फिल और टेडी भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। दूसरी तरफ मेजर लेरॉय जनरल शॉ से ऑफिस में मिलते हैं। यहाँ पर इनकी खुफिया बातों से हमें ये सीक्रेट पता चलता है कि लेरॉय को डेरी इसलिए बुलाया गया था ताकि वो अपना कोरियन वॉर वाला काम खत्म कर सके। शॉ चाहते हैं कि लेरॉय आर्मी के नए B-52 जेट का टेस्ट करें और जरूरत पड़ने पर दुश्मन पर हमला करें। दूसरी तरफ हमें टेडी को दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली के साथ जब डिनर कर रहा होता है, तभी अचानक वो अपने डैड से सवाल करता है कि क्या कोई बच्चा किडनैप होने के बाद जमीन के नीचे कैद कर रखा जा सकता है। उसकी पूरी फैमिली इस सवाल पर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और उसके डैड उसे ऐसे सवाल करने से मना करते हैं और उसे समझाते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने बहुत बड़े बड़े दुख झेले हैं, उन्होंने हॉलोकॉस्ट भी देखे हैं, यानी बहुत से लोगों को एक ही टाइम पर कत्ल होते देखा है, और तुम्हारा तो बस एक दोस्त गायब हुआ है। तुम ज्यादा दिन तक उसके सदमे में नहीं रह सकते और तुम्हें दोबारा नॉर्मल होना पड़ेगा और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी पड़ेगी। टेडी बेचारा खामोश होकर अपने रूम में आ जाता है और कॉमिक बुक पढ़ने लग जाता है। एकदम से उसके पास रखा हुआ लैंप फ्लिकर करने लगता है और फिर उसके बाद बंद हो जाता है। कुछ देर अंधेरे के बाद जब लाइट वापस आती है तो सीन बहुत ही ज्यादा भयानक होता है।
टेडी देखता है कि उसके लैंप का शेड बिल्कुल भर चुका है उनके जूइश लीडर्स के कटे हुए चेहरों से। टेडी डर के मारे उस लैंप को टांग मारकर नीचे गिरा देता है और डर के मारे बेड से नीचे उतरकर टेबल के नीचे छुप जाता है। वो लैंप भी अब लड़खड़ाता हुआ उसकी तरफ आ जाता है और अचानक ही लैंप पर बने हुए चेहरे जोर जोर से उससे बातें करने लगते हैं। डर के मारे टेडी अपना चेहरा छुपा लेता है और जोर से चीख मार देता है। दोबारा से लाइट बंद हो जाती है और लैंप वापस घसटते हुए नाइट स्टैंड पर वापस आ जाता है। इसी टाइम पर उसका भाई इस रूम का दरवाजा खोलता है और टेडी को डर के मारे टेबल के नीचे छुपे हुए देखकर उसे यकीन नहीं आता कि ये उसी का भाई है, क्योंकि टेडी का भाई अपने आप को बहुत ज्यादा बहादुर समझता था। खैर अगले ही दिन टेडी जाकर अपने दोनों दोस्तों से मिलता है, यानी फिल से और लिली से, और उन्हें वो सारी बात बताता है जो रात में उसके साथ हुई थी। इस मर्तबा भी बात करते हुए वो वॉमिट करने लगा था, लेकिन अच्छी बात थी कि इस मर्तबा उसके दोस्त उसकी बातों पर यकीन कर रहे थे। ये तीनों मिलकर फैसला करते हैं कि ये लोग मैडी के केस को खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे और मैडी को ढूंढने की कोशिश करेंगे। वो लोग लाइब्रेरी में जाकर अब न्यूज इकट्ठी करने लगते हैं और केस से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन लेने लग जाते हैं। फिल की छोटी बहन भी इनके साथ होती है। इस टाइम न्यूज को पढ़ते हुए इन्हें एक आर्टिकल मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि एक 12 साल की बच्ची और उसके डैड ने आखिरी मर्तबा मैडी को देखा था। आर्टिकल के एंड पर ये लोग पढ़ते हैं कि पुलिस ने मैडी को मरा हुआ बता दिया है और उसके मरने की रीजन वो होमिसाइड बता रहे हैं, यानी घर वालों की वजह से उसने सुसाइड कर ली है, ऐसा पुलिस वाले कह रहे हैं। पर पता नहीं क्यों ये तीनों बच्चे जानते हैं कि या तो मैडी जिंदा है या किसी मुश्किल में है, या फिर मैडी के गुमने के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा है। इसीलिए ये तीनों रोहनी के घर जाने का फैसला करते हैं, जिसने कहानी के स्टार्ट में मैडी को बचाया था अपने डैड से। ये लोग जब रोनी को आकर बताते हैं कि हम आपसे मैडी के बारे में सवाल करने आए हैं, तो मैडी गुस्से से उन्हें घर से जाने को कहती है, क्योंकि पुलिस पहले ही उनके डैड पर मर्डर का इल्जाम लगा चुकी थी। ये लोग यहाँ से उदास होकर जाने लगते हैं और लिली अपने दोस्तों को वो गाना सुनाने लगते हैं जो रोज ड्रेन के अंदर से मैडी की आवाज में उसे सुनाई देता है। ये गाना ऐसा था कि ज्यादा लोगों ने नहीं सुना हुआ था। रोनी उन लोगों को रोकती है और बताते हैं कि मैं जानती हूँ ये गाना मैडी ने कहाँ सुना है। वैसे यहाँ से कट हो जाता है और हम दो आदमियों को देखते हैं जिन्होंने गैस मास्क पहना हुआ था और वो मेजर लेरॉय पर हमला करने के लिए आते हैं। उनका मकसद लेरॉय को नुकसान पहुंचाना नहीं था, वो बस न्यू जेट B-52 के स्पेक्स मांगने के लिए आए थे। मेजर लेरॉय गद्दार नहीं थे, वो अपने आप को बचाने के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन इन मास्क पहने हुए आदमियों को नहीं देते, बल्कि उल्टा उनसे लड़ने लग जाते हैं। यहाँ तक कि एक को तो वो गिराकर उसी की गन छीनकर उसी पर तान देते हैं। इतनी देर में कैप्टन रूसो भी जल्दी से इसी रूम में आ जाते हैं और हमला करने वाले आदमियों को मारते हुए यहाँ से भगा देते हैं। जिसके बाद सीन यहाँ से कट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अगले दिन रोनी, लिली, फिल और टेडी को लेकर मूवी थिएटर के अंदर जाती है, वो भी बिना किसी की परमिशन लिए ताला तोड़कर। थिएटर के अंदर जाते ही रोनी वो मूवी लगाते हैं जो सीजन के स्टार्ट में लगी हुई थी और जो मैडी ने देखी थी। इसी मूवी में वो गाना आता है जिसे सिर्फ रोनी, लिली और मैडी ने सुना हुआ था। लिली कहती है, हाँ ये वही गाना है जो मैडी ने बाथरूम की ड्रेन से गाया था। अभी वो लोग बात ही कर रहे थे कि अचानक बच्चों को इसी स्क्रीन पर मैडी नजर आने लगता है, पर बहुत ही अजीब अंदाज में। मैडी ने कपड़े में लिपटा हुआ एक बच्चा पकड़ा हुआ था। ये बच्चे समझ जाते हैं कि स्क्रीन के अंदर की दुनिया वो नहीं है जो इन्हें दिखाई जा रही है। वो समझ गए कि वो स्पिरिचुअल दुनिया है और ये असल दुनिया है। बच्चे मैडी को इनकरेज करने लगते हैं कि मैडी उस दुनिया से निकलकर, स्क्रीन से निकलकर इस असली दुनिया में आ जाओ, पर मैडी असली दुनिया में आने से इनकार कर देता है। वो पहले अपना सर उस बच्चे के अंदर छुपा लेता है और जैसे ही सर ऊपर करता है तो उसके चेहरे पर बहुत ही भयानक और घिनौनी मुस्कुराहट होती है। मैडी अब उस बच्चे को जोर से स्क्रीन की तरफ फेंकता है और हैरानकुन तौर पर वो बच्चा स्क्रीन फाड़ कर बाहर भी निकल आता है। स्क्रीन से बाहर निकलते ही ये बच्चा उड़ने लग जाता है और हम देखते हैं कि ये बच्चा असल में वही क्रिएचर थी जो सीजन के स्टार्ट में पैदा हुई थी। दो इंसानी मुंह वाली चिमगादड़ जैसी ये क्रिएचर अब इन बच्चों के ऊपर हमला करने लगी थी। पहले दो बच्चे यहाँ से भागने लगते हैं जबकि वो क्रिएचर टेडी को पकड़ लेती है। लिली तो डर के मारे वहीं पर जम जाती है और ऊपर की तरफ देखती है जहाँ वो क्रिएचर अभी टेडी के ऊपर हमला कर रही थी और उस क्रिएचर ने टेडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। टेडी का खून लिली को लाल कर देता है। लिली बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो नोटिस करती है कि टेडी को मारने के बाद उस क्रिएचर का साइज डबल हो गया है। जिसके बाद अब वो क्रिएचर फिल के ऊपर भी हमला कर देती है और उसे भी बेदर्दी से मार देती है।
लिली चेयर्स के नीचे छुपने की कोशिश कर रही थी और उसने देखा कि यहाँ पर टेडी की बहन भी है। ये दोनों नीचे से ही एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते हैं, मगर तभी वो क्रिएचर उस छोटी बच्ची के ऊपर भी हमला कर देती है और उस बेचारी बच्ची को भी मार देती है। लिली डरते हुए दरवाजे की तरफ जाती है जहाँ दूसरी तरफ रोनी थी और रोनी ने दरवाजा खोल दिया था। बाहर आते ही ये लोग अंदर दरवाजे को लॉक कर देते हैं ताकि वो क्रिएचर बाहर ना निकल पाए, लेकिन अब तक भी काफी देर हो चुकी थी। लिली के 3 दोस्त मारे गए थे। ये दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लग जाते हैं और इस टाइम डर भी रहे होते हैं क्योंकि अंदर से लगातार अभी भी उस क्रिएचर की आवाजें आ रही हैं। वो क्रिएचर बहुत ही भयानक तरीके से हुर्रा रहा है। रोनी लिली से जैसे ही दूर होती है तो लिली नोटिस करती है कि इस टाइम उसके हाथ के अंदर अभी भी उसी बच्ची का हाथ था जिसका उसने थिएटर के अंदर पकड़ा था, और इसे देखकर वो और भी ज्यादा जोर से चिल्ला देती है और उसकी चीख के साथ ही अचानक उसकी आंख खुल जाती है और पता चलता है कि ये लिली का ख्वाब था। उसने यहाँ पे प्रे की कि ये सब जो उसने देखा है वो उसका वहम ही हो, वो उसका ख्वाब ही हो, मगर उसकी प्रे काम नहीं करती क्योंकि जो सब उसने देखा था उसे पता चला कि वो सब सच था। इस टाइम पुलिस उसके घर के बाहर थी। मेडी के बाद 3 बच्चों के और गायब होने की खबर सुनी गई थी और पुलिस अब उन बच्चों को ढूंढ रही थी। बच्चों के गायब होने की हकीकत असल में रोनी और लिली को ही पता है और वो दोनों इस टाइम सदमे में हैं। इधर दिखाया जाता है कि रोनी के डैड भी अपनी बेटी को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं पर वो कुछ भी नहीं बोल रही। वो इस टाइम बिल्कुल खामोश है क्योंकि वो सदमे में है जो कुछ उसने देखा है उसकी वजह से। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लेरॉय की फैमिली भी अब डैडी ही आ गई थी। लेरॉय का बेटा विल नए घर के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन इस शहर में आकर उसे अजीब सा डर महसूस होने लगा था। लेरॉय मजाक में अपने बेटे को टेलीस्कोप देकर कहता है कि तुम इससे नेबर्स की जासूसी कर लो, लेकिन विल भी बहुत ही समझदारी से इनकार कर देता है। दूसरी तरफ हमें हाई स्कूल में दिखाया जाता है कि हालात बहुत ज्यादा खराब है, बच्चों में बहुत ज्यादा डर भी है और लिली भी अभी तक स्कूल नहीं आ रही, जबकि लिली की एक ही दोस्त वो भी अब मशहूर होने के लिए अजीब से लड़कियों के ग्रुप का हिस्सा बन गई है और उनके साथ मिलकर बाकी बच्चों का उन्हीं की तरह मजाक उड़ाती है। आज जब रोनी और लिली दोनों स्कूल आते हैं तो कॉरिडोर में रोनी को देखकर सब लोग उसे घूरने लग जाते हैं और लिली बगैर हिचकिचाए रोनी के पास आ जाती है। लिली की पुरानी दोस्त मर जाकर उसे अपने ग्रुप की तरफ लेकर जाने लगती है, लेकिन अब लिली अपना हाथ छुड़वा लेती है क्योंकि उसे अब किसी ग्रुप की परवाह नहीं थी। उसके दोस्त मर चुके थे और अब उसे सिर्फ रोनी के साथ रहना था क्योंकि वही थी जो उसका दुख समझ सकती थी। मेजर लेरॉय का बेटा विल भी इसी स्कूल में आता है और उसका पहला दिन बहुत ही बुरा गुजरता है क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मिलकर उसे बहुत ज्यादा बुली करते हैं। लेकिन यहाँ विल को भी एक लड़का मिल ही जाता है जो उससे हमदर्दी करता है और उसे बुली करने वाले लोगों से बचा लेता है। खैर सीन कट होता है और दूसरी तरफ हमें मेजर लेरॉय को दिखाया जाता है जिन्हें पता चला है कि पिछली रात उन पर हमला करने वाले कोई गद्दार या जासूस नहीं थे, बल्कि उनकी अपनी ही आर्मी के लोग थे जो लेरॉय के ब्लैक होने की वजह से उन्हें पसंद नहीं करते थे। इसके बाद सीन कट होकर हमें रोनी को दिखाया जाता है जब वो सो रही थी तो अचानक डर कर उसकी आंख खुल जाती है। उसका दम घुटने लगता है क्योंकि अब उसका कंफर्टर किसी इंसानी खाल में बदल गया था और उसके बेड के इर्द गिर्द इतना जोर से लिपट गया था कि रोनी अंदर घुटने लगी थी। ये एनवायरनमेंट इस तरह खून से भर जाता है कि जैसे इस टाइम रोनी किसी के जिस्म के अंदर है। एकदम से ही ये खाल फटती है और रोनी की मॉम अंदर आ जाती है और अजीब अंदाज में रोनी से कहते हैं कि मेरी मौत के जिम्मेदार भी तुम हो और उन बच्चों की मौत के जिम्मेदार भी तुम हो। इस टाइम ऐसा लगता है कि रोनी अपनी मॉम के पेट के अंदर है और रोनी की एम्ब्रिकल कॉर्ड कोई खींच लेता है और खींचने वाला है एक मॉन्स्टर जो इस टाइम रोनी को खाने वाला था। इस भयानक पीली आंखों वाले काले मॉन्स्टर को देखकर रोनी बहुत ज्यादा डर जाती है और जोर से चिल्लाती है और प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि वो सब चीजें यहाँ से गायब हो गई थी। उसकी चीख सुनकर उसके डैड यहाँ पर आते हैं और उन्हें लगता है कि रोनी ने एक बुरा ख्वाब देखा है, पर रोनी जानती थी कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था वो सच में हुआ था और रोनी बहुत ज्यादा डर चुकी थी। सीन कट होकर दूसरी तरफ हमें 3 मिलिट्री ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जो पुलिस के साथ मिलकर किसी चीज की इंटेरोगेशन कर रहे थे, पर लोकल पुलिस उन्हें अपनी इस इंटेरोगेशन का हिस्सा नहीं बनाती, उन्हें निकाल देती है। लेकिन उसके बावजूद भी छुपकर ये लोग पुलिस पर नजर रखते हैं और जिस साइट पर पुलिस इंटेरोगेशन के लिए खुदाई कर रही थी काफी देर तक छुपकर वहां नजर रखते हैं। लेकिन तभी अचानक एक ऑफिसर की तबीयत खराब होने लगती है, ऐसे जैसे किसी एनर्जी ने उनके ऊपर कोई असर कर दिया था।
यहाँ एक ट्विस्ट रिवील होता है कि पुलिस और मिलिट्री डेरी शहर को इसीलिए इम्पोर्टेंट समझ रही है क्योंकि हमेशा से जंग के वक्तों में डेरी शहर का इम्पोर्टेंट रोल रहा है। और अब पुलिस और फौज दोनों को लगता है कि शहर के नीचे कोई ऐसी एनर्जी या ताकत है जो उन्हें नुकसान पहुंचा रही है या पहुंचा सकती है, और उसी के लिए ये सब मिलकर इंटेरोगेशन कर रही है। यहाँ तक कि जगह जगह डेरी में खुदाई भी चल रही है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रॉनी और लिली दोबारा स्कूल में मिलते हैं और एक दूसरे से अपने दोस्तों के मरने के बारे में बात करते हैं। पुलिस अभी भी उनके दोस्तों के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रही थी पर उनको कोई सुराग नहीं मिल रहा था। रॉनी लिली से कहती है कि तुम्हें पुलिस को सब बता देना चाहिए, पर लिली कहती है रॉनी मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है, मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं थी, मुझे लोग साइको समझते थे और अगर इस तरह की कोई भी बात मैंने उन लोगों के सामने कर दी तो वो मेरी बात पे यकीन करने के बजाय मुझे दोबारा से साइको समझने लगेंगे और मेंटल हॉस्पिटल वापस भेज देंगे। इसी दौरान हम देखते हैं कि पुलिस स्कूल में आ जाती है और लिली को ले जाती है। लिली से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। लिली उन्हें कुछ बताना नहीं चाह रही थी पर ये लोग लिली के डर का फायदा उठाते हैं और अपने अल्फाजों को घुमाते हुए उससे बहुत से सवाल करते हैं, उस पर दबाव डालते हैं और फिर उसके दिए गए जवाबों का अपना ही मतलब निकाल लेते हैं और एक स्टेटमेंट बनाकर उसकी वजह से रॉनी के डैड को अरेस्ट कर लेते हैं उन बच्चों के मर्डर के इल्जाम में। और ये बात जब रॉनी को पता चलती है कि उसके डैड लिली की वजह से अरेस्ट हुए हैं तो रॉनी उससे नफरत करने लग जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेजर लेरॉय जनरल शॉ के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन पर हमला करने वाले कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के फौजी थे। ये बात सुनकर जनरल शॉ बिल्कुल हैरान नहीं हुए थे और इस बात से लेरॉय को गुस्सा आ गया था। शॉ लेरॉय को समझाते हैं देखो वो हमला हमारे प्लान का हिस्सा था, हमने तुम्हारी बहादुरी चेक करने के लिए तुम पर हमला करवाया था और अब हमें तुम्हारी बहादुरी पर और तुम्हारी ईमानदारी पर यकीन हो चुका है और इसीलिए मैं अब तुम्हें एक सीक्रेट मिशन का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। ये कहते हुए वो उन्हें खुफिया बेस की तरफ ले जाते हैं। वो बताते हैं कि स्वेत, कुबान और यूएस ये 3 मुल्क सिर्फ एक ही चीज को ढूंढ रहे हैं और वो एक सदियों पुरानी ऐसी ताकत है जो अपना खौफ हर जगह फैलाए रखती है और हमें स्वेत और कुबान से पहले उस चीज को खुद ढूंढना है। दूसरी तरफ हमें लिली को शॉपिंग करते हुए दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि उसकी दिमागी हालत दोबारा से खराब हो गई है। शॉपिंग करते हुए उसे अपने इर्द गिर्द अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, यहाँ तक कि उसे मरे हुए लोग भी दिखाई देते हैं। यहाँ के सीरियल बॉक्सेस पर उसे अपने दोस्तों की पिक्चर्स दिखाई देती हैं और यहाँ तक कि पिकल के जार के अंदर उसे उसके डैड का सड़ा हुआ मुंह दिखाया जाता है जो उस पर इल्जाम लगा रहा था कि अपने दोस्तों की मौत के जिम्मेदार तुम हो। ये सब देखते हुए लिली जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है, यहाँ तक कि उसके हाथ से पिकल का जार गिर भी जाता है। इस टाइम वो अपने होश में नहीं थी। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि लोग उसके इर्द गिर्द हैरत से देख रहे थे उसे। यहाँ पर जैसे कोई तमाशा लग रहा था। सभी लोग समझ गए थे कि लिली दोबारा से साइको हो चुकी, इसीलिए लिली को दोबारा साइकेट्रिक हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। सीन कट होता है और हमें कुछ फौजियों को दिखाया जाता है जो डिगिंग साइट पर हैं। यहाँ से खुदाई करते हुए इन्हें एक कार मिलती है जिस कार के अंदर अभी भी कुछ ह्यूमन स्केलेटन्स थे। ये कार लगभग 1930s की थी। इस कार के मिलने की वजह से मिलिट्री के लोगों को लगता है कि ये लोग उस एंशिएंट पावर के बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं जिसे ये लोग ढूंढ रहे हैं। ये लोग खुश हो रहे थे, हालांकि इन्हें डरना चाहिए क्योंकि जो ताकत सदियों से सो रही है वो जब उठेगी तो बहुत बड़ी तबाही फैलाएगी और इस चीज का इनको बिल्कुल अंदाजा नहीं है। एकदम से सीन्स यहाँ से फ्लैशबैक में जाते हैं और हमें 1930s के कार्निवल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जनरल शॉ का हमें छोटा वर्जन दिखाया जाता है। यानी वो वक्त दिखाया जाता है जब जनरल शॉ बहुत ज्यादा छोटे थे। कार्निवल में वो एक मिरर वाले मेज के अंदर फंस जाते हैं, यानी मिरर्स लगे हुए एक ऐसे कमरे में फंस जाते हैं जो भूल भुलैया जैसा था। बाहर निकलने का इन्हें रास्ता नहीं मिलता और यहीं पर आता है एक अजीब सा बूढ़ा सा आदमी जिसकी एक आंख थी और दूसरी आंख वो अपने हाथ में पकड़े हुए था। शो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और आखिर उन्हें यहाँ से बाहर जाने का भी रास्ता मिल जाता है और भागते हुए वो अपने डैड से टकरा जाते हैं। वो अपने डैड को सारी बात बताते हैं पर उसके डैड उन पर यकीन नहीं करते और इस टाइम उन्हें एक स्लिंग शॉट देते हैं और मजाक में उसे कहते हैं कि अगर अब तुम इस तरह की चीज देखो तो इस स्लिंग शॉट से अपनी हिफाजत कर लेना। खैर जब छोटे शॉ और शॉ के डैड घर जा रहे होते हैं तो अचानक से उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। वहां पर
शॉ से मिलती है एक छोटी लड़की जो पानी बेच रही थी। शॉ उस लड़की से पानी लेता है और पानी के बदले उसे अपनी स्लिंग शॉट दे देता है। वो लड़की उन्हें अपने ग्रुप के पास ले जाती है। उस लड़की का ग्रुप जंगल में मजे से खेल रहा था और शॉ भी उन्हीं बच्चों के साथ खेलने लग जाता है। खेलते खेलते उसे इतना मजा आने लगा था कि अब वो जंगल की तरफ भागने लगा था। रोज यानी वो बच्चे उसे पकड़ रही थी, लेकिन अचानक से वो रुक जाती है और शॉ से भी कहती है कि आगे मत जाओ शॉ, आगे गहरा जंगल है, हम वहां नहीं जाते। शॉ से पूछता है क्यों। इससे पहले कि रोज कोई जवाब देती, जवाब खुद चलकर उसके सामने आ जाता है। कार्निवल में जो एक आंख वाला आदमी उसे दिखा था, वही एक आंख वाला आदमी यहाँ पर भी था, जो एकदम से अपनी टांगों को बड़ा करके अपने आप को एक भयानक मॉन्स्टर में बदल लेता है और शॉ के पीछे पड़ जाता है। इस टाइम हैरत से इन चीजों को देखने का टाइम नहीं था। शॉ अपने आप को बचाने के लिए यहाँ से भागने लग जाता है। वो क्रिएचर इनके पीछे पीछे था और वो रोज को पकड़ भी लेता है। रोज उस क्रिएचर को एक पत्थर मारकर अपने आप को और शॉ को बचाती है, जिसके बाद ये लोग जंगल से बाहर निकल आते हैं और फिर सीन भी यहीं से कट होकर हमें प्रेजेंट में लिली को दिखाया जाता है। लिली इस टाइम साइकेट्रिक हॉस्पिटल में है और यहाँ पर वो बिल्कुल खुश नहीं, क्योंकि पूरा दिन इस हॉस्पिटल में से पेशेंट्स की अजीबोगरीब आवाजें आती रहती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोनी के डैड से अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और पुलिस उन्हें डराने के लिए कहते हैं कि तुम्हारे खिलाफ तो गवाहों ने भी साइन कर दिए हैं, यानी गवाही दे दी है कि उन्होंने देखा है कि तुमने ही मर्डर किया है। लेकिन इस सबके बावजूद भी रोनी के डैड पुलिस को कुछ नहीं बताते, क्योंकि जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं था तो वो क्या बताते। डिग्नी साइड पर मिलिट्री को पता चलता है जो कार उन्हें मिली थी स्केलेटन से भरी हुई, उसका ताल्लुक उस एंशिएंट पावर से दूर दूर तक नहीं है। जनरल शॉ को हर हाल में उस पावर को ढूंढना था। इसके लिए डिक हरमन उन्हें मशवरा देते हैं कि हमें ठीक उस जगह के ऊपर जाकर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए जहां से हमें फील हो रहा है कि वो ताकत निकलेगी और निकल रही है। शॉ भी इस काम के लिए उन्हें परमिशन दे देते हैं और एक हेलीकॉप्टर भी देते हैं। इसीलिए डिक लेरॉय और रोसो के साथ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकल जाते हैं। डिक के हाथ में इस टाइम वही सालों पुरानी वाली स्लिंग शॉट है जो हमने 1930s के अंदर शॉ के हाथ में देखी थी। उसे टच करने पर डिक को बहुत ही पुराने विजन्स आते हैं। वो किसी ट्रांस में चला जाता है। उसे लगता है कि वो इस टाइम एक हेलीकॉप्टर के अंदर नहीं है, बल्कि एक सीवर के अंदर है और उसे इसी सीवर के अंदर पेनीवाइज का सर्कस वैगन नजर आता है। जैसे ही वैगन का पर्दा गिरता है तो डिक को वहां पर चमचमाती हुई आंखें और एक लाशों का बहुत बड़ा ढेर नजर आता है और इसी ढेर के अंदर एक लटकी हुई उसकी ग्रैंड माँ की भी लाश थी और वो अब अजीब सी एंटिटी में बदलती हुई उनसे पूछती हैं तुम कौन हो। डिक अपनी तरफ से तो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इसी ट्रांस में गलती से वो असली दुनिया में हेलीकॉप्टर का पिछला दरवाजा खोल देता है। लेरॉय आखिरी वक्त में डिक को पकड़ लेता है, वरना वो नीचे गिर जाता। अपना मिशन पूरा करने के बाद डिक जब शॉ के पास आता है तो वो शॉ को कहता है कि हम उस चीज को नहीं खोदेंगे और हमें डिगिंग बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि वो ताकत बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उस ताकत के ऊपर होने पर उस ताकत ने पूरी तरह मेरे माइंड पर कब्जा कर लिया था और मैं मरते मरते बचा हूँ। डिक शॉ को वार्न करता है कि अगर उन्होंने उस सोर्स को खोद कर बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर बहुत बड़ी तबाही हो सकती है, पर शॉ कोई बात मानने वाले थे। सीन कट होकर हमें दोबारा स्कूल के बच्चों को दिखाया जाता है। पता चला है कि लिली स्कूल वापस आ चुकी है और वो रोनी से माफी भी मांगती है और उसे प्रॉमिस भी करती है कि वो पुलिस को सब सच बता देगी और उसके डैड को बाहर निकलवा लेगी। और इस काम में वो लेरॉय के बेटे विल की भी हेल्प मांगते हैं। विल का दोस्त भी इनके ग्रुप का हिस्सा बन जाता है और इन्हें आइडिया देता है कि उन्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से वो ईवल दोबारा बाहर निकल आए जो बच्चों को मार रहा है, और इन्हें फिर उस ईवल की वीडियो बनाकर सबको सबूत देना चाहिए। दूसरी तरफ हमें शहर की मीटिंग दिखाई जाती है। मिलिट्री वाले शहर वालों से बात करना चाहते हैं और यहीं पर हम बूढ़ी रोज को देखते हैं जो अपने बेटे को कह रही है कि तुम पुलिस वालों को उस ताकत के बारे में कुछ भी नहीं बताओगे। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि शॉ 50 साल बाद रोज के पास जाता है, क्योंकि रोज ने उनके शहर में डिगिंग करने की परमिशन नहीं दी थी। रोज नहीं चाहती थी कि वो ईमल एनर्जी बाहर निकल आए, पर शॉ से झूठ बोलता है कि वो सिर्फ पेनी के पाइप्स के लिए वहां पर जगह साफ कर रही हैं और उसे एक कंसेंट पेपर साइन कर देना चाहिए। रोज इस शर्त पर मान जाती है कि वो डिग करने वाले लोगों को बताएगी कि कौन सी जगह को नहीं खोदना। दूसरी तरफ हम मिलिट्री ऑफिसर डिक को देखते हैं जो अपने कलीग लेरॉय के घर जाते हैं। यहाँ उन्हें लंच करते हुए बहुत मजा आता है और वो साथ ही लेरॉय को एक शॉक कर देने वाली बात ये भी बताते हैं
कि उनके पास थर्ड आई पावर है, यानी वो ऐसी चीज़ों को भी देख सकते हैं जो नॉर्मल इंसान नहीं देख सकते। और कुछ इंसान तो उन चीज़ों के इस दुनिया में होने पर बिलीव भी नहीं करते, जैसे सोल्स और एंटिटीज। दूसरी तरफ अब हमें उन चारों बच्चों को दिखाया जाता है जो अपने प्लान पर काम कर रहे थे और रोनी के डैड को बचाने के लिए सबूत इकट्ठे कर रहे थे। इन्हें पता था कि यहाँ पर कोई तो इवल एनर्जी है जो उन बच्चों को गायब कर रही है। उसी इवल एनर्जी को इन्होंने बुलाना था, इसीलिए ये लोग ग्रेवयार्ड के अंदर कैंडल्स जलाकर बैठ जाते हैं। रिच कुछ इंचेंटिंग्स करने लग जाता है, यानी कुछ होली वर्सेस पढ़ने लग जाता है। लेकिन पहले पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। रोनी को लगता है कि ये सब तमाशा है, इसीलिए वो लिली को लेकर जैसे ही यहाँ से जाने लगती है तो तब रिवील होता है यहाँ का असली सच। यहाँ की नेगेटिव पावर्स उन्हें घेर लेती हैं, उनके दिमागों पर कब्जा कर लेती हैं और वो जहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, वो जंगल से बाहर निकलने का रास्ता एकदम से एक पोर्टल में बदल जाता है। ये लोग जितना उस पोर्टल के अंदर जाने के लिए साइकिल चलाते हैं, उतना ही उससे दूर जाते रहते हैं और इसी पोर्टल के अंदर इन्हें अपने मरे हुए तीनों दोस्त लटके हुए नजर आते हैं। एकदम से यहाँ की जमीन फटने लगती है। ये लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं और यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिली फिर भी अपने आप पर काबू पाते हुए इन सारी चीजों की पिक्चर्स बना लेती है ताकि वो सबूत इकट्ठा कर पाए। विल इस टाइम इन सब लोगों से अलग हो जाता है और किसी ट्रांस में एक पुरानी बिल्डिंग की तरफ खींचा चला जाता है। विल उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और विल को वहां पर एक बहुत ही भयानक बूढ़ा और पीला हाथ नजर आता है। विल उसकी पिक्चर लेता है और इस बिल्डिंग के बाहर खड़े हुए पूरे ग्रुप को अंदर से बस लाइट फ्लिकर होती नजर आती है। इन्हें लगा था कि इनके बाकी दोस्तों की तरह विल भी चला गया, लेकिन किस्मत से विल वापस लौट आता है और इनकी जान में जान आती है। ये लोग अब अपनी बनाई हुई फोटोज को डेवलप करने के लिए जाते हैं और देखते हैं कि इनमें ज्यादा तो उन्हीं के दोस्तों की सोल्स की पिक्चर थी, लेकिन उनके पीछे एक डार्क शैडो भी था जिसका लंबा कद था और उसकी आंखें चमक रही थी। ये बच्चे सारी पिक्चर्स डेवलप करने के बाद फौरन पुलिस के पास जाते हैं और उन्हें सबूतों के तौर पर पेश करते हैं, लेकिन पुलिस ना ही लिली की किसी कहानी पर एतबार करती, यहाँ तक कि उनके सबूतों को देखने से भी इनकार कर देती है, क्योंकि उनका मानना था कि वैसे तो सोल्स इस दुनिया में होती ही नहीं और अगर होती भी हैं तो नजर नहीं आती। इस टाइम जो क्लाउन की तरह की दिखने वाली फिगर इन तस्वीरों में नजर आ रही थी, जिसकी आंखें चमक रही थी, पुलिस उसके बारे में कहती है कि ये जस्ट एक स्टैचू है जिसकी आंखों के अंदर लाइट लगाई गई होगी। बच्चे बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं और वो समझ पे जाते हैं कि बड़े उनकी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। सभी लोग अपने अपने घर आ जाते हैं और सबसे ज्यादा जो उदास था वो विल था। विल की मॉम को उसकी उदासी की वजह स्कूल लगता है, इसीलिए वो कहती है कि तुम कुछ दिन स्कूल ना जाओ। इसीलिए विल घर पर रह जाता है और लेरॉय उसे लेकर पिकनिक मनाने निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही लेरॉय की गाड़ी खराब हो जाती है और मजबूरन इन्हें एक लेक के पास उतरना पड़ता है। लेरॉय जब अपनी गाड़ी ठीक कर रहे होते हैं तो विल को कोई चीज नदी के करीब ले जाती है और नदी के अंदर उसे वही एंटिटी दिखाई देती है, पर इस मर्तबा उसके डैड की शक्ल में जिसकी आंखें नहीं थी। वो एंटिटी उसे पानी में खींचने लग जाती है और विल जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। लेरॉय अपने बेटे को डूबता हुआ देख लेते हैं और वो फौरन उसे बचाने के लिए आते हैं और उसे उस एंटिटी से खींचकर बाहर भी ले आते हैं। लेरॉय देखते हैं कि उनके बेटे के हाथ पर किसी के पंजों के निशान थे और वो समझ गए कि उसके ऊपर किसी ने हमला किया था। यहीं इसी नदी के अंदर फिर ये लोग रेड कलर का बैलून भी उड़ता हुआ देखते हैं और इस चीज से ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई इवल एंटिटी है, कोई इवल पावर है जो इन्हें तंग कर रही है। दूसरी तरफ स्कूल में दिखाया जाता है कि लिली की पुरानी दोस्त मर्ज जिन नए लोगों के साथ मिल गई थी, वो नई लड़कियां दोबारा लिली को तंग करने का और उसे बुली करने का प्लान करती हैं, तो मर्ज को काफी बुरा लगता है। मर्ज लिली को ये सारी बातें बताने आ ही रही थी और उसे वार्न करना चाह रही थी, पर तभी अचानक से उसके ऊपर कोई चीज हावी हो जाती है। वो किसी चीज के पोजेशन में आ जाती है, यानी कोई चीज, कोई एंटिटी उसके ऊपर कब्जा करने लगती है। उसे डर लगता है, ऐनक उसकी उतर कर गिर जाती है और इसके बाद उसकी आंखें फटकर बाहर आने लगती हैं। दर्द से चिल्लाते हुए वो एक दूसरे रूम में चली जाती है और वहां पर तो उसकी हालत और भी बुरी हो जाती है। वो अपना चाकू निकाल कर अपनी ही आंखों में मारने की कोशिश करती है और यहाँ पर लिली जो उसे रोकने आई हुई थी, वो उसके ऊपर बैठकर जब उसे रोकने की कोशिश करती है तो चीखें सुनते हुए बाकी सभी स्टूडेंट्स यहाँ आ जाते हैं और सबको लगता है कि मर्ज को मारने वाली और कोई नहीं बल्कि लिली ही है। यहाँ दिखाया जाता है कि जनरल शॉ लेरॉय को लेकर एक ऐसे रूम में जाते हैं जहाँ टिक पहले से ही मौजूद है
और उसके ऊपर कुछ साइकिक एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। क्योंकि जैसा हमें पहले पता है कि डिक के पास स्पेशल आई है, वो मॉन्स्टर्स को भी देख सकता है, इसीलिए वो एक लड़के की यादों के जरिए उस मॉन्स्टर को देखने की कोशिश करता है जिसका कब्जा डेरी शहर पर है। और वो वियंस के जरिए पास्ट में जाकर देखता है कि लाखों साल पहले ये क्रिएचर एक फॉलन स्टार के तौर पर आसमान से जमीन पर गिरी थी। लोगों को जब उस क्रिएचर के बारे में पता चला तो उन्होंने उसी फॉलन स्टार के टुकड़ों से एक ऐसा डैगर बनाया, यानी एक ऐसा खंजर बनाया जो उस क्रिएचर को मार सकता है। उस डैगर से लड़ा तो जा सकता था मॉन्स्टर से, मगर उसके बावजूद भी मॉन्स्टर को कंट्रोल में रखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। इसलिए एक जवान लड़की ने मॉन्स्टर को कमजोर करने के बाद फॉलन स्टार के 13 टुकड़े किए और डेरी शहर में ऐसी जगह पर दबाए जिससे एक गोल सर्कल बन गया और उस सर्कल के अंदर फिर वो एंटिटी कैद हो गई। वियन के खत्म होने से पहले वो लड़का डिक को बताता है कि उन टुकड़ों को ढूंढने के लिए उन्हें पुराने कुएं के नीचे के टनल में जाना होगा। डिक के वियन से बाहर निकलने के बाद उस लड़की को यहाँ से ले जाया जाता है। अब जनरल शॉ तिरॉय को बताते हैं कि वो लड़का जिसके वियंस के अंदर इस टाइम डिक गया था, वो असल में उन लोगों का बेटा है जो सदियों से उन पिलर्स की हिफाजत करते आ रहे हैं ताकि वो मॉन्स्टर डेरी शहर को नुकसान न पहुंचाए। मिलिट्री को अब उस खुफिया घर का भी पता चल जाता है जिसके अंदर वो कुआं था, जिसके अंदर जाकर टनल से गुजरने पर इन्हें वो पिलर्स मिल जाते। इस टाइम हमें पता चलता है कि शॉ का भी इन पिलर्स को ढूंढने का एक बहुत ही घिनौना प्लान था। वो जानते थे कि वो ताकत सदियों से सो रही है और अभी भी सोई रह सकती है, लेकिन वो इस ताकत को जगाना चाह रहे थे ताकि वो अपने दुश्मन मुल्कों पर हमला कर सके और किसी को शक भी ना हो कि ये चाल यूएस की है। और इस तरह उनके लोगों की जान खतरे में आए बगैर वो लोग जंग जीत भी जाएंगे। लेरॉय को शॉ का ये प्लान सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि इसकी वजह से सिर्फ दुश्मन मुल्क ही नहीं बल्कि उनकी फैमिलीज भी खतरे में आ सकती थी। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लिली जाकर हॉस्पिटल में अपने दोस्त से मिलती है। उसकी दोस्त अभी भी बच गई थी पर उसकी एक आंख जाया हो गई थी। लिली उससे माफी मांगती है और पता चलता है कि लिली को पुलिस पकड़ कर ले जाती, मगर मर्च ने झूठ बोलकर लिली को बचा लिया था, ये कहते हुए कि उसकी ग्लासेस टूटकर उसकी आंख में लगने की वजह से ये सारा हादसा हुआ था। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लिली अपने दोस्तों के साथ दोबारा वहीं जाती है जहाँ पर ये लोग जाया करते थे। यहाँ पर इन्हें मैडी दिख जाता है जो बहुत ही ज्यादा कमजोर है और डरा हुआ है। वो यहाँ पर इन्हें कहता है कि पेनीवाइज ने यानी उस क्रिएचर ने उसे जानबूझकर जिंदा रखा हुआ है ताकि उसके खौफ के जरिए उसे पावर मिल सके और वो ताकतवर हो सके। मैडी यहाँ पर इन लोगों को बताता है कि फिल यानी उनका दोस्त भी जिंदा है मगर वो बोल या हिल नहीं सकता। मैडी बताता है कि पेनीवाइज यानी वो क्रिएचर दिन के वक्त सोती है, इसी वजह से उसे भागने का मौका मिल गया है। सीन कट होकर हमें शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रोनी की डैड को हथकड़ियां लगाकर बस की तरफ ले जाया जा रहा था। तभी वहां पर अचानक हंगामा शुरू हो जाता है और कोई उस आदमी के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके बेटे को रोनी के डैड ने मारा है। जिसके बाद सीन यहाँ से कट होता है और दूसरी तरफ जनरल शॉ रोज से मिलते हैं जो शॉ को बताती हैं कि उनको वो पुरानी यादें वापस आ रही हैं जो किसी दवाइयों की वजह से उनकी चली गई थी। वो उन्हें बताती हैं कि मुझे उस क्रिएचर के बारे में बहुत अच्छे से याद है, वो बहुत ही खतरनाक है। मुझे ये पता है कि उसे कंट्रोल तो किया जा सकता है, लेकिन अगर उसका इस्तेमाल हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए करेंगे तब हम लोग जरूर खतरे में पड़ेंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ फिर उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तुम अगर उसे किसी को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल करोगे तो वो तुम्हें भी बर्बाद कर देगा। खैर रोज मिलिट्री को उसका मकसद पूरा करने के लिए वो डैगर भी दे देते हैं जिसे और कोई नहीं बल्कि रोज का बेटा ही इस्तेमाल कर सकता था, जिसके वीन्स के अंदर जाकर डिक ने सारी हिस्ट्री भी पता चलाई थी। ये लोग अब उस डैगर को लिए उस टनल के अंदर चले जाते हैं और यहाँ से होता है असली खतरनाक सफर शुरू। दूसरी तरफ लिली भी अपने सभी दोस्तों को वहीं इकट्ठा करती है जहाँ पर वो मिलते थे। मैडी भी अब सीवर से निकलकर यहाँ पर वापस आ जाता है और इन सबसे कहता है कि तुम्हें वहां सीवर के अंदर बाकी लोगों को बचाने के लिए नहीं जाना चाहिए। पर लिली सब लोगों को मजबूर करती है कि हम सीवर के अंदर जाएंगे और अपने बाकी दोस्तों को भी बचा कर लाएंगे। जाने से पहले लिली सबको अपनी मॉम की एंजाइटी पिल्स देती है ताकि सब लोग अपने ऊपर काबू पा सकें। एक तरफ से तो फौज उस टनल के अंदर जा रही थी, दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि ये बच्चे भी इसी टनल के अंदर आ चुके हैं। टनल के अंदर जाते ही पेनीवाइज यानी वो क्रिएचर इन सब बच्चों के सामने इनके डर ले आता है ताकि इनके डर से वो खुद को स्ट्रॉन्ग कर पाए और इन बच्चों को अलग कर दे। ये बच्चे अलग अलग हो भी जाते हैं और इनके वीएंस इन्हें डराने लगते हैं।
इधर इसी टनल के अंदर डिक को भी अपने बचपन का वियन नजर आने लग जाता है, जो भी पेनीवाइज उसे दिखा रहा था उसे डराने के लिए। इसी तरह बाकी आर्म सोल्जर्स को भी यहाँ पर अजीबोगरीब वियन आते हैं। वो यहाँ पर एक पीली आंखों वाली क्रिएचर देखते हैं जो बाकी लोगों को मार रही थी। वो उससे डर जाते हैं और उसकी तरफ गोलियां चलाने लगते हैं। रोज का बेटा भी जो इनकी मदद करने आया हुआ था, उसके हाथ से भी उसका डैगर नीचे गिर जाता है और लेरॉय को भी यहाँ पर अपनी वाइफ खड़ी हुई नजर आती है। लेरॉय का माइंड स्ट्रांग था, वो समझ गया कि ये उसकी वाइफ नहीं है बल्कि उसका एक फॉल्स वेरिएंट है, उसका शैडो है जो पेनीवाइज उसे दिखा रहा है। इसीलिए वो उसके ऊपर गोली चला देता है और ये सब कुछ यहाँ पर खत्म हो जाता है। बच्चों के सामने भी सारे वियंस खत्म हो जाते हैं और वो बच्चे भी दोबारा इकट्ठे हो जाते हैं और इसी दौरान इन्हें अपने पीछे से अजीब सी सरसराहट सुनाई देती है। ये लोग जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो इनको एक बहुत बड़ा शौक लगता है। पानी के अंदर से एक लाश बाहर निकल रही थी जो किसी और की नहीं थी बल्कि मैडी की थी और इस लाश का इतना बुरा हाल हो चुका था कि वो आधी से ज्यादा खाई गई थी। ये देखकर वो सारे डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि अब तक जिस मैडी से ये लोग बात कर रहे हैं वो असल में पेनीवाइज ही है, जो मैडी का रूप लेकर इनको डराने के लिए और अपने कब्जे में लेने के लिए आया है। पेनीवाइज भी जब ये सोचता है कि बच्चों को तो हकीकत पता चल रही है तो वो बच्चों के सामने अपनी असलियत में आ जाता है, अपने डरावने पेनीवाइज वाले रूप में आ जाता है। हुलिया तो उसका एक क्लाउन्स वाला था लेकिन दिखने में वो बहुत ही भयानक था और असली शक्ल में आते ही वो बच्चों पर झपट पड़ता है उन्हें मारने के लिए। बच्चे अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से निकलने के लिए भागते हैं पर लिली गिर जाती है और पीछे रह जाती है। दूसरी तरफ से लेरॉय और उसके साथियों को भी बच्चों की चीखें सुनाई देती हैं। इसी अंधेरे में लेरॉय को अपना बेटा विल नजर आता है लेकिन लेरॉय इसे अपना वहम समझकर विल के ऊपर भी गोली चला देता है। लेरॉय का साथी जो जानता था कि वो बच्चा असली है, उस बच्चे को बचाने के लिए वो उस बच्चे के सामने आ जाता है और इस तरह विल उस गोली से बच जाता है। जबकि लेरॉय का साथी मरते हुए लेरॉय से कहता है कि तुम उस क्रिएचर को मत छोड़ना। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लिली के सामने अब पेनीवाइज आ रहा था, उसके डैड का भयानक रूप लेते हुए। वो बार बार शेप शिफ्ट कर रहा था, यानी अपने हुलिये बदल रहा था और लिली को डरा रहा था। पहले तो वो लिली के डैड की शक्ल में आता है, फिर अपना चेहरा म्यूटेट कर लेता है और भयानक बना देता है। आधा चेहरा ऐसे कर देता है कि जैसे उसकी आंखें, नाक सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा है। इसे देखकर लिली जब और ज्यादा डर जाती है तो वो अपने हजारों दांत निकालते हुए लिली की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ता है पर अचानक ही रुक जाता है क्योंकि पानी के अंदर वही डैगर चमक रहा था जो उसे मार सकता था, जिससे पेनीवाइज डरता था। लिली भी उस डैगर को देख लेती है और अच्छा मौका समझते हुए उस डैगर को वहां से उठा लेती है। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि लेरॉय और उसकी बची हुई टीम अब टनल से वापस आ गई थी और उनका इंटरव्यू लिया जा रहा था। लेरॉय ने सब कुछ बता तो दिया था पर अब वो और इस मिशन का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। टनल के अंदर उसने अपने बेटे पर गोली चलाई थी, किस्मत से उसका बेटा तो बच गया लेकिन उसका अच्छा साथी उसकी वजह से अब मारा गया है और वो और ज्यादा अब इस मिशन का हिस्सा नहीं बनना चाहता। वो बस अपनी फैमिली और अपने दोस्तों को बचाना चाहता है। दूसरी तरफ हम दोबारा टनल का सीन देखते हैं। जैसे ही लिली ने वो डैगर उठाया था, पेनीवाइज उसकी चमक देखकर डरते हुए यहाँ से गायब हो गया था। यहाँ पर हमें डिक को भी दिखाया जाता है जो काफी देर से जंगल में फंसा हुआ था, बहुत ही मुश्किल से जंगल से बाहर निकलता है और इस टाइम हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ है। अचानक ही चलते हुए उसके सामने उसका कलीग आ जाता है, वही कलीग जिसे लेरॉय ने मार दिया था। एकदम से डिक नोटिस करता है जो बचपन में उसके ग्रैंडपा और ग्रैंडमा ने उसे बॉक्स दिया था, वो रोशनी के साथ खुल जाता है और पता चलता है कि इसके अंदर वो इवल एनर्जी थी जिससे हमेशा डिक डरता था और जिसकी वजह से डिक के पास थर्ड आई थी। उसके ग्रैंडमा और ग्रैंड मॉम ने उस एनर्जी को इस बॉक्स के अंदर बंद कर दिया था पर अब वो भी खुल गई है। अब सीन कट होता है और हमें पास्ट का 1935 का एक पागल खाने का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक नर्स आकर एक बच्ची को उठाती है और उसे एक खुफिया जगह ले जाकर कहती है कि तुम्हें उस रेड बैलून का पीछा करते हुए उसे पकड़ कर लाना है। वो बच्ची जैसे ही बैलून का पीछा करती है तो सामने पेनीवाइज आ जाता है और सीन यहीं से कट हो जाता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि लेरॉय अपने साथी की मौत की वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है और वो इसका सारा गुस्सा विल पर निकाल रहा है। लेरॉय से कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा दोस्त मारा गया है और उसके जवाब में विल कहता है कि जिस तरह आपने अपने दोस्तों को अकेला छोड़ दिया था, मैं कभी अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ूंगा।
उसकी बात सुनकर लीरॉय को गुस्सा आ जाता है और वो अपने बेटे विल को थप्पड़ मार देते हैं और विल रोते हुए यहाँ से भाग जाता है। लीरॉय को जिस वक्त अपनी गलती का एहसास होता है उस वक्त तक विल उनसे बहुत दूर जा चुका था। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिली अपने फ्रेंड्स को वो डैगर दिखाती है जिसकी वजह से पेनीवाइज उससे डर कर उसके पास से दूर भाग गया था। लिली सबसे कहती है कि मुझे लगता है कि हमें वापस सीवर के अंदर जाना चाहिए और इस डैगर की मदद से पेनीवाइज को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। उसकी बातें सुनकर रोनी बहुत ज्यादा डर जाती है और लिली की बात मानने से इनकार करती है, ये कहते हुए कि लिली इस तरह सबकी जान को खतरे में डाल रही है। इस तरह इन दोनों के दरमियान में लड़ाई शुरू हो जाती है। लिली उसे यकीन दिलवाती है कि वो किसी को मारना नहीं चाहती, पर इनकी बहस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। रिच उनका दोस्त उनकी इस बहस को खत्म करने की भी कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है और इसका रिजल्ट ये होता है कि ग्रुप टूट जाता है और ये लोग अलग अलग हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें डिक को दिखाया जाता है जो उसी पुरानी बिल्डिंग के अंदर गया है जहां से उस खुफिया टनल का रास्ता निकलता है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उसकी मेंटल स्टेट यानी दिमागी हालत ठीक नहीं है। काफी टाइम से वो सोया नहीं है और उसे हर जगह अब मरे हुए लोग नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लीरॉय दोबारा डिक से मदद मांगने के लिए जाता है उसी खुफिया बिल्डिंग के अंदर, लेकिन अब डिक उसकी मदद करने से इनकार कर देता है और कहता है कि उनकी मदद करने की वजह से उसके साथ बहुत बुरा हो गया है। उसकी थर्ड आई जो उसकी ग्रैंडपा और ग्रैंड मॉम ने बंद कर दी थी, वो थर्ड आई उसकी खुल चुकी है और अब उसे जगह जगह मरे हुए लोग नजर आ रहे हैं और उसे तंग भी कर रहे हैं। सीन कट होकर हमें लिली को दिखाया जाता है जो इस टाइम स्कूल में थी और अकेली बैठी हुई थी। उसके पास अभी भी वो डैगर था और उसे इस टाइम अजीबोगरीब विजन आ रहे थे कि जैसे उसके डेस्क के अंदर से वो मॉन्स्टर निकल रहा है। गुस्से में वो उस डैगर को डेस्क के ऊपर स्टैब कर देती है और जब वो होश में आती है तो देखती है कि सब उसे और से घूर रहे थे। उसे जब कुछ समझ नहीं आता तो वो क्लास से बाहर निकल जाती है। इस सब के बाद ये सारे दोस्त जाकर दोबारा ब्लैक स्पॉट पर मिलते हैं, यानी वहीं पर जहाँ से पेनीवाइज की तरफ जाने का रास्ता था, लेकिन यहाँ लिली नहीं आती क्योंकि लिली इस टाइम अपने ही मिशन पर है। वो असल में पेनीवाइज का सच जानना चाहती है। इस टाइम वो अपनी मॉम के एक पुराने घर में चली जाती है और वहाँ एडिक से उसे कुछ बहुत ही पुरानी पिक्चर्स मिलती हैं और इन पिक्चर्स से उसे एक घिनौनी सच्चाई ये पता चलती है कि इनग्रिड के लिए उसकी अपनी मॉम ही ग्रेवयार्ड में जाकर प्रिविंकल बनकर बच्चों का पीछा करती थी ताकि पेनीवाइज उनके सामने आ सके। ये जानकर लिली टूट जाती है और अपनी मॉम से पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो बताती है कि असल में मेरे डैड सर्कस के जोकर थे। जोकर बनकर वो सर्कस में डांस किया करते थे और उनका नाम भी पेनीवाइज था। मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, पर फिर एक दिन परफॉर्मेंस के दौरान वो पर्दे के पीछे गए और कभी लौट कर नहीं आए। पुलिस ने भी उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की पर नहीं ढूंढ पाई। मॉम तो मेरी पहले ही मर गई थी और इस तरह डैड के मरने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई। अपने गम को कम करने के लिए मैं असाइलम में जॉब करने लगी और असाइलम के बच्चों से मुझे पता चला कि असाइलम में पेनीवाइज आता है। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगा कि मेरे डैड वापस आ गए, लेकिन वो रोज नहीं आते थे। उनकी एक झलक को देखने के लिए मैं कई अरसे तक तरसती थी और फिर मुझे पता चला कि वो तो बच्चों को लेने के लिए यहाँ आते हैं। फिर मैं रोज उन्हें देखने के लिए एक बच्चे को एक खुफिया जगह ले जाने लगी जहाँ से वो बच्चा गायब हो जाता था, पर मुझे पेनीवाइज की एक झलक दिख जाती थी। वो कब जानती थी कि ये वाला पेनीवाइज असल में एक ईवल क्रिएचर है, ना कि उनके डैड। अपने डैड के प्यार में वो बच्चों को सेक्रीफाइस करती रही और उन्हें आज भी इस चीज का पछतावा नहीं था। ये सब कुछ जानकर लिली बहुत ज्यादा डर जाती है और गुस्से में घर से निकल जाती है और चीखें मारते हुए साइकिल चलाना शुरू कर देती है। यहाँ डेरी के लोगों में बहुत ज्यादा टेंशन भरी हुई है। डेरी के लोगों को लगता है कि रोनी के डैड सारे बच्चों को किडनैप कर मार रहे हैं और इस टाइम क्योंकि वो जेल से भाग चुके हैं तो लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। लोगों को कंट्रोल में करने के लिए और उनके पैनिक को कम करने के लिए पुलिस जानती है कि उन्हें रोनी के डैड को ढूंढना होगा। अब रोनी के डैड को पकड़ने के लिए सब लोग ब्लैक स्पॉट की बिल्डिंग को 8 किट से खेल लेते हैं। जिसके बाद यहीं से सीन कट होकर हम फ्लैशबैक में 1908 का सीन दिखाया जाता है। हम पेनीवाइज को देखते हैं बॉब ग्रे सर्कस में परफॉर्म करते हुए। इस टाइम पेनीवाइज बहुत ही ज्यादा मशहूर था और बच्चे उसके दीवाने थे। अपनी परफॉर्मेंस खत्म करने के बाद जैसे ही पेनीवाइज वापस अपने रूम के अंदर जाता है तो उसे एक अजीब सा बच्चा मिलता है जो टेढ़े मुंह के साथ पेनीवाइज से कहता है कि क्या तुम मेरे पेरेंट्स को ढूंढने में मेरी मदद करोगे। पेनीवाइज नाम का वो जोकर मान जाता है और उसके पीछे जंगल में चला जाता है उसके मॉम डैड को ढूंढने के लिए, लेकिन उसके बाद वो कभी वापस नहीं लौटता।
पुलिस वाले सब लोग उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन किसी को भी पेनीवाइज फिर दोबारा नहीं मिलता। बस उसके खून में सने हुए कपड़े मिलते हैं, जिससे पुलिस वाले ये अंदाजा लगाते हैं कि जरूर उन्हें भेड़ियों ने खा लिया होगा। सीन्स दोबारा प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर सब लोग अब रोनी के डैड को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। डिक रोनी के डैड को बाहर निकलने से मना करता है, क्योंकि वो जानता है लोग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं और उसे मार देंगे। पर रोनी के डैड जब बात नहीं सुनते और बाहर निकल आते हैं, तो उसे देखकर लोगों का जुनून भड़क जाता है और लोग इस ब्लैक स्पॉट बिल्डिंग को आग लगा देते हैं। इसी भड़कती हुई आग के अंदर डिक को वो पेनीवाइज यानी इवल क्रिएचर नजर आ जाती है, जो इस टाइम उसे डरा रही थी और उसके डर की वजह से अपने आप को मजबूत कर रही थी। डिक को अब अपनी तीसरी आई की वजह से यहाँ पर बहुत सारी और भी क्रिएचर और सोल्स नजर आती हैं और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। जबकि यहाँ पर आए बाकी लोग जो कि इस सीजन के मेन कैरेक्टर हैं, वो अपने आप को किसी तरह इस आग से निकालने में कामयाब हो जाते हैं। हम देखते हैं कि इस टाइम वो सारे बच्चे भी इसी ब्लैक स्पॉट पर आए हुए थे। मर्ज और रिच भी इस टाइम उस ब्लैक स्पॉट बिल्डिंग के अंदर थे। मर्ज को बचाने के लिए रिच उसे एक संदूक के अंदर बंद कर देता है और खुद उसके ऊपर लेट जाता है और अपने आप को सेक्रीफाइस करते हुए वो मर्ज की यानी अपने दोस्त की जान बचा लेता है। हम देखते हैं कि लिली की मॉम आज दोबारा प्री विंकल की शक्ल में ड्रेसअप होती है, जिस शक्ल में वो सर्कस में डांस किया करती थी, और सड़क पर निकल जाती है। इसी टाइम पर उनके सामने पेनीवाइज आ जाता है और यहाँ एक लड़की के ऊपर हमला करके उसका मर्डर कर देता है। पर लिली की मॉम बस चुप करके ये सब कुछ देखती रह जाती है और यहाँ पर लिली की मॉम को एहसास हो जाता है कि जिस पेनीवाइज को वो अपना समझ रही थी, वो पेनीवाइज कोई इंसान नहीं बल्कि एक शैतान था और उसके अपने तो इस दुनिया से जा चुके थे। इस शैतान ने बस पेनीवाइज वाला हुलिया लिया हुआ था, जिसकी वजह से वो काफी अरसे तक उसके दिमाग से खेलता रहा और उससे बच्चों का सेक्रीफाइस लेता रहा। इस टाइम पेनीवाइज को भी समझ आ जाता है कि लिली की मॉम उसकी असलियत जान गई है, इसीलिए वो भी उस लड़की को अपना असली रूप, असली ताकत दिखाकर बहुत ज्यादा डरा देता है। इस ताकत के असर के बाद लिली की मॉम बस जिंदा तो रह जाती है, लेकिन पागल हो जाती है। आग के बुझने के बाद हमें दिखाया जाता है कि मर्ज भी ब्लैक स्पॉट से जिंदा बाहर निकल आई थी, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा ट्रॉमाटाइज थी। सीन कट होकर हमें पता चलता है कि लेरॉय और डिक इस टाइम जंगल के अंदर थे और उन पिलर्स को ढूंढने की तैयारी कर रहे थे, जिसके जरिए पेनीवाइज को दोबारा से कैद किया जा सकता था। यहाँ पर डिक को बहुत सारे वियंस आ रहे थे, वो बहुत ज्यादा डर रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो लेरॉय से कहता है कि तुम लोग मेरा पीछा करो, मैं तुम्हें एक पिलर तक पहुंचा दूंगा, क्योंकि इस टाइम उसे अपने वियंस में एक लड़की नजर आ रही थी जो उसे उस पिलर तक ले जा रही। फाइनली थोड़ी सी खुदाई करने पर इन्हें टर्टल शेल के अंदर बंधा हुआ वो पत्थर मिल जाता है, जिसे पिलर का नाम दिया जा रहा है। ये लोग देखते हैं कि ये पत्थर उसी मटेरियल का बना हुआ है जिस मटेरियल का वो डैगर बना हुआ है जो रोज ने इन लोगों को दिया था। जनरल शॉ इन लोगों से कहते हैं कि इस पिलर को जमीन से बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन लेरॉय को डर है कि ऐसा करने पर पूरा डेरी शहर खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन शॉ इन लोगों की बात नहीं मानते। ये लोग पिलर बाहर निकाल लेते हैं और पिलर के बाहर निकलते ही हम देखते हैं कि पेनीवाइज एक्टिव हो जाता है और सीधा विल के घर पहुंच जाता है। विल के घर जाते ही वो जोर से चीख मारता है और विल रोशनी के अंदर डूब जाता है और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद पड़ जाती हैं, जिसका मतलब था कि उसने विल को अपने कब्जे में ले लिया। अब क्योंकि पेनीवाइज इस शहर पर अपना कब्जा बनाने वाला था, तो वो पहले अपने आने का सबूत देता है और पूरे डेरी शहर को धुएं से घेर देता है। ऊपर की तरफ से हमें डेरी का एक लुक दिखाया जाता है जो पूरा का पूरा धुएं से भर चुका था। इन लोगों ने उस पिलर को, उस पत्थर को तबाह करने के लिए जलाया था और जैसे ही वो पत्थर पूरी तरह जला, पेनीवाइज की सारी ताकतें उसे मिल गई और वो पूरी तरह आजाद हो गया। हम देखते हैं कि ये धुआं तेजी से हाई स्कूल की तरफ बढ़ रहा था और अब पेनीवाइज स्कूल के इंटरकॉम का इस्तेमाल करते हुए प्रिंसिपल की आवाज में सब बच्चों से कहता है कि सभी बड़े बच्चे इस स्कूल से बाहर निकल जाएं और सभी छोटे बच्चे जिम के अंदर इकट्ठा हो जाएं। इसकी वजह से जिम के अंदर 100 से ज्यादा बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। हम देखते हैं कि अचानक से स्पॉटलाइट प्रिंसिपल के ऊपर गिरती है, पर अब प्रिंसिपल जिंदा नहीं थी। असल में पेनीवाइज प्रिंसिपल को पपेट की तरह चला रहा था, वो प्रिंसिपल को पहले ही मार चुका था। पेनीवाइज अब सारे बच्चों पर अपना जादू कर देता है और बच्चे हवा में तैरने लगते हैं और धुंध में घूमते हुए पेनीवाइज की वैगन की तरफ खींचे चले जाते हैं। यहाँ पर लिली और उसके दोस्तों का सारा ग्रुप इस टाइम अपने स्टैंड पाइप पर था। जिस टाइम उनके करीब वो धुंध पहुंचती है,
ये लोग समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ी है। ये लोग वहां से उतरकर शहर की तरफ जाने लगते हैं तो इन्हें अपने दोस्त विल के गायब होने के पोस्टर नजर आते हैं। डरकर ये लोग स्कूल की तरफ भागने लगते हैं और वहां जाकर ये देखते हैं कि पेनीवाइज तो सभी बच्चों को एक टूबा बचाते हुए अपने पीछे पीछे लेकर जा रहा है। सभी बच्चों को बचाने के लिए ये लोग अब एक ट्रक को चुराते हुए उसका पीछा करने लग जाते हैं। यहाँ पर लिरॉय जब अपने घर पर कॉल करता है तो उसके बेटे की जगह उसे पेनीवाइज की आवाज सुनती है जो उसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंस रही थी। लिरॉय समझ गया था कि उनके बेटे की जान खतरे में है, इसलिए वो फौरन डिक के पास जाते हैं जो इस टाइम खुद सुसाइड करने वाला है अपने वियंस की वजह से। लिरॉय उससे भीख मांगता है कि प्लीज मेरे बेटे को बचा लो और डिक मरने से पहले इस काम को करने के लिए मान जाता है। हम देखते हैं कि जनरल शॉ भी अब मॉनिटर्स के जरिए उस फॉग को पूरे डेरी शहर में बढ़ता हुआ देख रहे थे। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि ये सब क्या हो रहा है। वो जब बेस में लेरॉय और डिक को कॉल मिलाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि बेस में वो दोनों भी नहीं है। ये लोग जब लेरॉय के घर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वहां शार्लेट के साथ साथ रोज भी आई हुई थी जो जानती थी कि यहाँ पर ये सब क्यों हो रहा है। ये पेनीवाइज की वजह से हो रहा था और वो ये भी जानती थी कि उसे रोका कैसे जा सकता है। वो डिक से कहती है कि अगर तुम उस डैगर को ढूंढ लो जो तुमसे गिर गया है और उस जले हुए पत्थर को भी दोबारा उठा लो और उस पिलर को वही जगह पर रख दो तो पेनीवाइज रुक सकता है। अब डिक अपनी पावर से उस डैगर को ढूंढने की जब कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि वो डैगर लिली के पास है और लिली एक ट्रक में बैठी हुई पेनीवाइज का पीछा कर रही है। ये लोग अब जल्दी से उन बच्चों का पीछा करना शुरू कर देते हैं जबकि हमें दिखाया जाता है कि लिली अब उस डैगर की पावर्स की वजह से हेलुसिनेशंस में आ रही है। वो अपने आप को कुछ करने ही वाली थी लेकिन पीछे से रॉनी ने उसे रोक लिया। इन्होंने देखा कि फॉग में उड़ते हुए बच्चे अभी भी पेनीवाइज का पीछा कर रहे थे। इन्हें पता था कि अगर इन्हें पेनीवाइज तक पहुंचना है और उसे मारना है तो इसी डैगर का इस्तेमाल करना होगा, पर डैगर तो इन्हें पागल कर रहा था। तो अब इन लड़कियों ने फैसला किया कि ये एक एक करके डैगर को पकड़ेगी। जैसे ही कोई एक लड़की डैगर के असर में आने वाली होगी वो इस डैगर को दूसरी लड़की को पकड़ा देगी और इस तरह करते हुए ये लोग पेनीवाइज तक पहुंच जाएंगे। ये लोग अब फाइनली पेनीवाइज के पास पहुंच जाते हैं और अचानक से पेनीवाइज इनके पीछे आकर मर्ज को पीछे से खींच लेता है और उसे डराते हुए बताता है कि फ्यूचर में तुम्हारा रिच नाम का एक बच्चा होगा, वही मुझे हरा पाएगा और अगर तुम्हारा वो बच्चा हुआ ही ना तो मुझे कोई मार ही नहीं पाएगा। ये कहकर हंसते हुए वो जैसे ही अपने हजारों दांतों को लेकर उसे मारने के लिए आता है तो एकदम से फ्रीज हो जाता है। सारे बच्चे जो हवा में लटक रहे थे वो भी सारे नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं और विल भी यहाँ पर अपने दोस्तों से मिल जाता है। इस टाइम पेनीवाइज विल के डर की वजह से ताकत में था लेकिन विल जैसे ही अपने दोस्तों से मिला तो उसका डर खत्म हो गया और पेनीवाइज की ताकतें कम हो गई। यहाँ पर अब सारे बड़े लोग भी आ गए थे इन सारे बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए। विल जल्दी से लिली से डैगर लेकर अपने डैड को देता है और कहता है कि इससे पेनीवाइज को मार दें और हमेशा के लिए उस जगह पर दफन कर दें जहाँ पर ये पहले था। इतनी ही देर में हम देखते हैं कि यहाँ पर शॉ भी आ गए थे। शॉ के सामने आते ही पेनीवाइज उसे पहचान लेता है कि ये वही बच्चा है जो सालों पहले उसे जंगलों के अंदर मिला था। इस टाइम पेनीवाइज उसके डर का फायदा उठाता है और उसे वही वाली शक्ल दिखाता है जो जंगल में उसने बनाई थी। शॉ डरने लग जाता है और शॉ के डर से पेनीवाइज को दोबारा ताकत मिल जाती है। ताकत में आते ही वो दोबारा बच्चों की तरफ बढ़ने लग जाता है और ये बच्चे भी उसे देख लेते हैं और फौरन ही वो डैगर लेकर उस जगह पर जाने की कोशिश करते हैं जहां पर उस डैगर को पहले दफना कर सालों पहले पेनीवाइज को सुलाया गया था। इन बच्चों की ताकत इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो इस डैगर को जमीन में दफन कर पाए क्योंकि पेनीवाइज अब इनके पीछे था और इन्हें एक से बढ़कर एक भयानक रूप दिखा रहा था और अपनी आग की गर्मी से इन्हें दर्द भी दे रहा था। इस टाइम पर अपने साथियों की मदद करने के लिए रिच की सोल भी यहाँ पर आ जाते हैं और रिच की मदद से ये लोग फाइनली उस डैगर को जमीन में दबाने में कामयाब हो जाते हैं। वो डैगर पिलर में बदलकर चमकने लग जाता है और उसकी ताकत की वजह से पेनीवाइज जलने लग जाता और उसका जिस्म राख बनकर बिखर जाता है। इस टाइम बच्चे अपने दोस्त की सोल को लास्ट टाइम देखते हैं और बहुत ज्यादा रोते हैं। जितना इन लोगों को पेनीवाइज के मरने की खुशी थी उतना ही रिच के मरने का दुख भी था। सीन कट होकर हमें रिच का फ्यूनरल दिखाया जाता है जहां डिक देखता है कि रिच इस वक्त भी अपने मॉम डैड के पीछे था और काफी सुकून में था। डिक जाकर उसके मॉम डैड को बताता है कि रिच बहुत सुकून में है और ये सुनकर उसके मॉम डैड खुश हो जाते हैं। जिंदगियां इन सब की दोबारा नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। लिली की जिंदगी से भी सारे डर खत्म हो जाते हैं और वो खुद अब अपनी डैड की ग्रेव पर जाती है। लीरॉय की पूरी फैमिली अब डेरी में ही रुकने का फैसला करती है
ताकि वो इस शहर की हिफाजत कर सकें। सीजन के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें 26 साल आगे का सीन दिखाया जाता है। हम लिली की मॉम को देखते हैं जो एक बच्चे को देखते हुए मुस्कुराती है और कहती है कि डेरी में जो भी मरता है वो हमेशा के लिए इस दुनिया से नहीं जाता। उसकी ये बात इशारा थी कि पेनीवाइज हमेशा के लिए मरा नहीं था और वो दोबारा वापस आ सकता था। और आखिर वो अब क्या तबाही फैलाएगा, इसी मिस्ट्री के साथ ये सीजन यहाँ खत्म हो जाता है।